हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम और क्या करने वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यू 2017 का 1 से 20 तक कर लिया था। आज हम जो हमारे एमएसक्यू बचा हुआ है 21 से 30 उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम एमएसक्यू कर लेंगे ताकि हमारा 2017 का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाए। अभी तक हमने 2020, 19, 18 पूरा कंप्लीट कर लिया है और नेट का हमने 2015 तक का कर लिया। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके आपका पूरा 2015 से लेके 2020 फिर उसका 21 और 22 के भी सारे सॉल्यूशन हो जाए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नाइदर कंटेन नॉट ट्रांसमिट वाटर इज टर्म्ड एज। ये बेसिक डायरेक्ट आपका डिफिनेशन से रिलेटेड है। ये है जियो हाइड्रोलॉजी का, आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जो पार्ट है उसका है। इसमें आप एक एक का अगर डिफिनेशन याद करते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। एक्वीफर क्या होता है कि एक लेयर होता है, कंफाइंड लेयर होता है जिसमें कि पानी होता है। और इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें अगर आपका अगर एक लेयर इम्परमेबल है तो उसको एक्वीफर कहते हैं। और अगर पानी इधर उधर नहीं जा सकता है, मतलब सिर्फ ऊपर जा सकता है, लेटरली नहीं जा सकता, तो उसको एक्विटार्ड कहते हैं। और जरा सा भी पानी ना हो लेयर में, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वाटर, कंटेन एनी वाटर, इट इज नोन एज एक्वीफ्यूज। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, 21 का डी। ये सिंपल डिफिनेशन बेस्ड है। अगर आप बुक उठा के देखते हैं जियोलॉजी की तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिलिकेट स्ट्रक्चर इंडिकेट एन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ शेयरिंग। मतलब आपका जो ये सिलिकेट स्ट्रक्चर है, जैसे आपका नेसो सिलिकेट है और सिंगल चेन, इसमें आपके जो सेम क्लासेस हैं उसमें कौन कौन से आपके SiO2 शेयर करते हैं। जब हम नेसो सिलिकेट की बात करते हैं तो इसमें आपका इफ द कॉर्नर ऑक्सीजन आर नॉट शेयर, नेसो सिलिकेट में एक भी शेयर नहीं होता, 0 होता है। जबकि सिंगल चेन में 2 होता है। और आप हम अगर इसकी बात करें फाइलो सिलिकेट और शीट सिलिकेट की बात करें तो शीट सिलिकेट में आपका 3 होता है। और फिर आपका इफ ऑल द कॉर्नर एसोसिएशन इधर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में होता है। ओके, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर और टेक्नो सिलिकेट कहते हैं। तो 4 हो गया, तो ऑप्शन आपका खुद ही आ गया, ए आ गया। तो 0, 2, 3, 4 का है। इसके अलावा आप जाके जितने भी हमारे सिलिकेट स्ट्रक्चर हैं उनको देखिए, उसमें कौन कौन से मतलब कितने कितने ऑप्शन शेयर होते हैं, उस सबको याद कर लिए, ताकि हो सकता हो कल को ये ऑप्शन है देखिए कोई और ऑप्शन आपको दिया जाए। ये क्या है आपका, मैच द इग्नेस बॉडीज इन ग्रुप 1 विद देयर एज। बहुत ही सिंपल है, मैंने फिर कहा था कि आपको क्या सिर्फ याद करना है। जैसे से आप याद करते जाएंगे, अगर आपको उनकी एज याद हो तो आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे सुंगमुंग ग्रेनाइट की एज 3.3 गीगा ईयर है, ये आर्कियन में आता है। तो आपका P4 हो गया। चलिए P4 आपका कहाँ है देख लेते हैं। आपका P4 आपका B और C में हम एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि हमको टाइम सेव करना है। टाइम सेव करके हम क्या करेंगे, हमको ज्यादा टाइम एमएसक्यू में देना पड़ेगा, शायद नेट में देना पड़े और न्यूमेरिकल में। तो हम जितनी जल्दी हो सके इस यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ज्ञान तो प्राप्त करते ही रहेंगे। ठीक है, मलानी रायलाइट आपका रिलेटेड टू न्यू प्रोटोजोइक एज का है, 745 मिलियन से रिलेटेड है। तो आपका Q आपका क्या होगा, मलानी वाला Q न्यू प्रोटोजोइक एज इज रिलेटेड टू Q1। तो मेरा ऑप्शन बी हो गया। बाकी के ऑप्शन में देखना चाहते हैं, डेक्कन वॉल्केनो क्रिटेशियस में आता है और पंजाल ट्रैप आपका पर्मियन में आता है। तो मेरा ऑप्शन तो बी हो गया। बाकी और की भी एज आप याद करिए। बेसिकली आप क्या करिए कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जितनी भी इंडिया में हुई उसकी एज याद कर लीजिए। फिर जो भी ग्रेनाइट टाइप के आए उनकी एज याद कर लीजिए। तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि आपको एजेस याद हैं, या फिर धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको स्ट्रेटिग्राफी अच्छे से याद हो जाएगी। फिर मेन मेन आपको याद करना है, उसको याद करने की कोशिश करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। ये भी डिफिनेशन बेस्ड आपका आंसर होगा। द ट्यूब फीट इन एक्नोइड्स इमर्जेस थ्रू। जो ट्यूब फीट होता है एक्नोइड्स में, वो कहाँ से निकलता है। डायरेक्ट आंसर आपका एम्बुलेक्रल प्लेट्स के रिलेटेड है ये। तो डायरेक्ट ऑप्शन आप भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस्ट्रॉन, बुरलेट, ये आपका ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपका गैस्ट्रोपार्ट होगा, ब्रैकोपार्ट हो गया, एक्नोइड्स होगा, इन सब की मॉर्फोलॉजी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। बट अभी टाइम नहीं है बेसिक थर्ड वाले को, उनको थोड़ा जल्दी हरी अप करना पड़ेगा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनसे कहिए वो धीरे धीरे पढ़ें और अच्छे से पढ़े, डेफिनेशन बेस सारे कर लें, तो उनका जैम आने वाले टाइम में आसानी से निकल जाएगा। बट बीएससी थर्ड ईयर वर्क पर थोड़ा सा टाइम कम है, तो क्या कर सकते हैं
कि अपनी स्पीड को बढ़ाएं, रात दिन एक कर दें, क्योंकि जैम के बाद अगर आप जैम क्लियर कर लेते तो आपको गेट में एंट्री मिल जाएगी, मतलब आईआईटीज में आप चले जाएंगे, वहां से फिर अगर आप गेट देना चाहेंगे तो आसानी रहेगी। बट एटलीस्ट एक बार आप आईआईटी में चले जाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उससे आपको फायदा ही होगा। जैम क्वालिफाई कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम जितना ज्यादा हो सके पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जितना भी टाइम बचा हुआ है अपना खूब पढ़ने की कोशिश करिए। ऑप्शन हमारा बी हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिनरल विद अ पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 2/m में क्या होना चाहिए। देखिए 2/m कहाँ पे आता है पहले वो समझिए, किस क्लास में आता है। 2/m आपका बेसिकली ये मोनोक्लिनिक सेंट्रल सिमेट्री में आता है। तो मोनोक्लिनिक आ गया। मोनोक्लिनिक क्या होता है? बाइएक्सियल होता है। बाइएक्सियल का मतलब क्या होता है? इसमें 2 ऑप्टिकल एक्सिस होंगे। बाइएक्सियल का मतलब हो गया 2 ऑप्टिकल एक्सिस होगा। तो मेरा ऑप्शन 25 का ए हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं कि आप जाके देखिए कि showing inclined extension in 100 section, showing straight extension in 010 section। तो ये आपको जो 2/m है, 2/m में आप जाके देखिए कि एक्सटेंशन किस में मिलेगा, किस किस प्लेन पे क्या क्या होता है। यूनिएक्सियल तो है नहीं, बाइएक्सियल है, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो ये जाके देखिए, ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। कमेंट करिए और मुझे मेल करिए। अगर कॉन्फिडेंट लर्निंग पे आपका मेरा मेल आईडी नहीं होता तो मेरे चैनल पे जाके मेल आईडी ले सकते हैं। Moving to the next question, the progressive metamorphic associate sequence that explains Borrovian metamorphism in pellets। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जो आपका जो मेटामॉर्फिज्म है, मेटामॉर्फिज्म इज नॉट अ रॉक, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो डिफरेंट डिफरेंट रॉक पे होता है और मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। ओके, समझने की कोशिश करिए। आपका इग्नेस रॉक से मेटामॉर्फिज्म होता है, सेडिमेंट्री रॉक से भी होता है, और जो ऑलरेडी मेटामॉर्फिक रॉक बन गई है मेटामॉर्फिज्म की वजह से, उससे भी मेटामॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पे आपको जो सोर्स रॉक है या पेरेंट रॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रेड डिफाइन करने में, सीक्वेंस डिफाइन करने में। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बेरोनियन मेटामॉर्फिज्म जो है आपका मोस्टली कहाँ पाया जाता है? वॉल्केनिक आर्क में और मेजर माउंटेन बिल्डिंग में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम पेलाइट्स की बात करें तो पेलाइट्स का जो हमारा मतलब शेल हो गया, बेसिकली क्ले मिनरल्स को पेलाइट्स रॉक के कैटेगरी में डालते हैं। तो शेल में हमको क्या मिलेगा? क्लोराइट, बायोटाइट, गार्नेट, स्टोलाइट, कैनाइट एंड सिलिमनाइट। तो सीक्वेंस देख सकते हैं, क्लोराइट, गार्नेट होना चाहिए, गार्नेट गार्नेट क्लोराइट के बाद बायोटाइट हो गया, गार्नेट हो गया, स्टोलाइट। ये हमारा सीक्वेंस जो सी है, दैट इज माय ऑप्शन Q20 क्वेश्चन 26 का सी। तो ये ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ पे आप, जैसे मैंने लास्ट टाइम 2018 के क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी इसके बाद भी एक क्वेश्चन आएंगे जिसमें अगर आप मेटाबेसाइट की बात करें, मतलब उसके बाद और कोई रॉक ले लेते हैं, तो उसका जो आइडेंटिफाई मतलब इंडेक्स मिनरल जो होगा वो अलग होगा, ये याद रखिएगा। जैसे जैसे आप सोर्स रॉक चेंज करते जाते हैं, आपका इंडेक्स मिनरल चेंज होता जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर हम ग्रेनाइट फेसिस की बात करें, एपिडोट एम्फोल्वाइट फेसिस की बात करें, किसी बात करें, तो मेटाबेसाइट या फिर मेटापेलाइट या मेटाग्रेवेट, इसमें जो हमारी जो मेन रॉक होगी, मतलब जो सोर्स रॉक, जो पेरेंट रॉक होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये फेसिस में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल बनेगा। जबकि आपका प्रेशर और टेम्परेचर वही रहेगा, पर चूंकि उसके मिनरल्स अलग थे तो यहाँ पे मिनरल्स अलग होंगे। बट ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा टाइप का, मगर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको रट डालिए, इसको अच्छे से याद कर डालिए। इन मेटाबेसिक रॉक्स प्लेजियोक्लेस इज नॉट स्टेबल। मतलब पहली बात तो हमारा जो रॉक है मेटाबेसिक है, कौन सी मेटाबेसिक रॉक, किस फेसिस में मेटाबेसिक रॉक में प्लेजियोक्लेस स्टेबल नहीं है? तो मेटाबेसिक ग्रेनशीट्स की बात करें, पहले ग्रेनाइट्स की बात करें, तो ग्रेनाइट फेसिस में देख लेते हैं मेटाबेसिक में क्या क्लाइनोपायरोक्सेन और ये प्लेजियोक्लेस स्टेबल है, यहाँ पे इंडेक्स मिनरल की तरह है यहाँ पे। तो ग्रेनाइट में नहीं ना। एपिडोट, इसको थोड़ा एपिडोट एम्फोब्लाइट फेसिस की बात करें तो ये हो गया फेसिस आपका, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका प्लेजियोक्लेस है, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। एम्फोब्लाइट फेसिस की बात कर रहे हैं तो एम्फोब्लाइट फेसिस हमने कर लिया। एपिडोट एम्फोब्लाइट फेसिस वो भी वही चीज हो गया आपका। अब आपका क्या कहते हैं, एक्लोजाइट फेसिस की बात करते हैं। एक्लोजाइट फेसिस में यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा प्लेजियोक्लेस, तो इसका मतलब इसमें फेसिस में डी में, एक्लोजाइट फेसिस में आपका प्लेजियोक्लेस स्टेबल नहीं होता है। जबकि एम्फोब्लाइट फेसिस एपिडोट एम्फोब्लाइट दोनों में होता है। और आपका ग्रीन सिस्ट की बात करें तो ग्रीन सिस्ट में भी होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंडस्टोन हैज लेस देन 5% मैट्रिक्स। देखिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में जो जो चीज दी गई है उसका क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करिए बस।
और ज्यादा कुछ नहीं करना, उससे ही आपको आंसर मिलता जाएगा। आपको क्या दिया गया, सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन आपने अगर पढ़ा हो तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, इस तरह का एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, पेटी जॉन्स की बुक से आप देख सकते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन में पहले क्या आपको, अगर आपने पूरा बुक अच्छे से पढ़ा होगा या सेन गुप्ता सर की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपको एक एक स्टेप दिया गया है कि अगर आपको क्लासिफाई करना है तो किस बेसिस पे करना है। अ सैंडस्टोन हैज लेस देन 5% मैट्रिक्स, तो पहले हमको मैट्रिक्स दी गई है, तो मैट्रिक्स 5% है, मतलब 0 से 15, तो हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है। मतलब हमारा क्वार्ट्ज वेक में हम नहीं जाएंगे, मडस्टोन में नहीं जाएंगे, हम एरेनाइट में रहेंगे मैट्रिक्स की बेसिस पे। तो पहली चीज हमारी डिफाइन होगी, मैट्रिक्स खत्म हो गया यहाँ से। चलिए अब दूसरा क्या है, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज एंड रॉक। यहाँ पे हमको 3 दिया गया। अब क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और लिथिक, ये आपका रॉक है, ये आपका क्वार्ट्ज एंड रॉक फ्रेगमेंट, यहाँ पे लिथिक फ्रेगमेंट हो गया, ये फ्रेगमेंट हो गया, ये आपका वो हो गया, आपका लिथिक फ्रेगमेंट हो गया, ये फेल्डस्पार हो गया, इसको आप रॉक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, डजंट मैटर। यहाँ पे 45% है, 35% है, 20% दिया गया है। तो कॉर्स आपका क्या होगा, 35%। अब जो यहाँ पे होता है इसका वैल्यू पहले भी मैं बता चुकी, 100% होता है, तो हमको 35% पे जाना है, तो वो समवेयर यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब हम इस जोन की बात कर रहे हैं। अब हमने कॉर्स को भी हटा दिया, पहले हमने मैट्रिक्स को हटाया, अब कॉर्स को हटा दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, फेल्डस्पार के और लिथिक फ्रेगमेंट के। फेल्डस्पार और लिथिक फ्रेगमेंट, F:L का रेशियो यहाँ पे 1:1 है, ये 1:3 है, मतलब आपका F कितना है और L कितना है। अगर रेशियो की बात करें तो F/L निकाल लेते हैं, 45/20, इट इज F/L इज इक्वल टू 2.25/1। तो मतलब F का कंटेंट 2.2 है, मतलब 2.2 समवेयर हेयर, मतलब नियर टू दिस वन, तो इसका मतलब लिथिक एर्कोज में मेरा ऑप्शन होना चाहिए, तो C इज माय राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ चार्ट है, बहुत डिटेल में मैंने इस ग्राफ को बनाया है, मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया था कुछ दिन पहले। अगर इसको आपने पढ़ा हो तो मैं सारी की सारी चीजें डालने की कोशिश की, जितनी भी डिसकंटिन्यूटी थी सब तरह का इसमें हमने डाल दिया है। यहाँ पे मैच द अर्थ लेयर ग्रुप 1 विद द करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे थिकनेस की बात कर रहे हैं। थिकनेस की बात करें, आपको पता है कि लिथोस्फीयर डायरेक्टली आपका इससे रिलेटेड है, P4 आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। मेंटल कहाँ पे आपका, ये आपका मेंटल हो गया। मेंटल की थिकनेस कितनी होगी आपकी, समझिए ऑलमोस्ट 2900 आप मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपका Q1 हो गया, Q1 किसमें, अब ये आपका ये ऑप्शन हो गया, ए और बी ऑप्शन हो गया। आउटर कोर हमारा ये आउटर कोर है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें यहाँ पे, तो 2900 और ये हमारा है 5150, तो 2900 5150, तो 50 हो गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका अप्रोक्सीमेट 2250 हमारी वैल्यूज आ गई। तो ये कहाँ मिल रहा है हमको, R2 कहाँ पे है मेरा, R2A, तो मेरा ऑप्शन तो A हो गया। तो याद करने की जरूरत है, ये आप सीक्वेंस याद करिए, ये टेबल आप रोज देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा आउटर मेंटल कहाँ है, इनर मेंटल कहाँ है। अब यहाँ पे मैंने सारी की सारी डिस्कंटिन्यूटी भी लिख दी है, लेमन ब्लेंड डिस्कंटिन्यूटी, गटनबर्ग जो डिस्कंटिन्यूटी, आउटर कोर, इसकी थिकनेस कितने, यहाँ पे डी प्राइम, ये बहुत ही डिटेल में मैंने बना के आप लोग को दिया है। इसको अच्छे से जाइए पढ़िए। अगर आपको नहीं मिलता है कहाँ पे, तो अभी मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पर्सनली इसको अच्छा इसका प्रिंट आपको भेज दूंगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्ट आंसर है आपका, इसको मैं डिटेल में नहीं देना चाहूंगा। अगर आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा कोर होता है, सेंटर ऑफ द कोर, उसका टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, यहाँ पे देख लीजिए। बेसिकली जो टेम्परेचर है आपका वो 6230 है आपका उस पे, तो इन लमसम आपका बी और सी हो सकता है। जबकि प्रेशर जो सेंटर पे जो है आपका, मतलब ट्रांजिशन जोन में थोड़ा कम है, मगर सेंटर पे थोड़ा ज्यादा है, वो आपका 330 टू 360 में वेरी करता है जीपीए में, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। बट आप कहेंगे सर फिर यहाँ पे आयरन वहां पे सॉलिड स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि जैसे ही वहां पे इतना प्रेशर होता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर की वजह से बढ़ जाता है, इसलिए वहां पे आपका वो सॉलिड स्टेट में कोर में आपका आयरन रहता है, जबकि आउटर कोर में वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता। दिस इज नोन एज क्लॉसियस-कैल्कुलन रिलेशनशिप, इसको भी जाके पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता तो भी बताइए, मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए। अगर आपको मुझसे बात करना है, 1 to 1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, बेझिझक मुझे आप मेल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद दिस हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब हम एमएसक्यू की तरफ मूव करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर कोई टीचर देखो तो अपने टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो आप शेयर करिए, और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग मिल के
मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कर सकते हैं कि टीचर कैसे पढ़ाना चाहिए। बीइंग इंडस्ट्री पर्सन मुझे थोड़ा बहुत पता है कि इंडस्ट्री में और टीचिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो किस तरीके से चीज़ों को कोप अप किया जा सकता है, स्टूडेंट्स को क्या-क्या बताया जाए कि उनका आने वाला फ्यूचर उनका बहुत बेहतर होता जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।